वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड इनसाइड फिरोजा मूवी एक्सप्लेन्ड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। इनसाइड फिरोजा की कहानी शुरू होती है काजब के मर्डर के बाद के दिनों से, जो पहले फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से गोल्डन के नजरिए से बताई गई है। स्टोरी एक फ्लैशबैक सीन से स्टार्ट होती है जहाँ गोल्डन, जो पार्लर के फुटबॉल होलोगन ग्रुप फिरोजा का एक डिवोटेड मेंबर है, अपने दोस्त डेविड के साथ कार चला रहा होता है। दोनों हाईवे पर एक और कार का पीछा कर रहे होते हैं। वो कार रिवाइवल गैंग एंटरमैन की होती है। गोल्डन अपनी रिस्की ड्राइविंग से उन्हें पकड़ लेता है और दोनों मिलकर उन रिवाइवर होलोगन्स को पीट कर उनका गैंग फ्लैग चुरा लेते हैं। शाम को सब के और फिरोजा मेंबर अपने लीडर काजब के ऑर्डर में मिलते हैं। वहाँ वो लोग एंटरमैन का फ्लैग जला देते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो पॉलर का सबसे पावरफुल फुटबॉल गैंग बनाएंगे। इसी मीटिंग में गोल्डन अपने बड़े ड्रीम्स बताता है। वो कहता है कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लग्जरी लाइफ जीना चाहता है और ऐसा नाम बनाना चाहता है जो लोग याद रखें। एक ऐसा होलोजन जो सबसे ज्यादा फियर्ड और रिस्पेक्टेड हो। कुछ सालों के बाद गोल्डन अपना सपना पूरा कर दिखाता है। वो एक हाई राइज अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है और इलीगल कामों से बहुत सारा पैसा कमाता है। उसे अपनी सक्सेस का सबसे पहले बता काजब को था, जो उसके लिए एक एल्डर ब्रदर जैसा था, जो एक गाइड, एक सपोर्ट था। गोल्डन के दिल में काजब के लिए एक ग्रेजुएट भी है, क्योंकि उसकी मदद किए बिना वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। लेकिन कुछ सालों के बाद सब कुछ बदल जाता है। पावर और पोजीशन के लालच में गोल्डन को काजब का मर्डर कर देता है। अपने ही लीडर को मार दिया ताकि गैंग में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सके। पर जैसे ही ये होता है, गिल्ट उसे अंदर से तोड़ने लगता है। उसे हर वक्त हेलुसिनेशन होने लगती है। वो काजब को देखने लगता है, उसके सर से खून बहते हुए। उसका दिमाग गिल्ट और फियर से भर जाता है। गोल्डन अपनी गिल्ट को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर गैंग को पता चल गया, खासकर डेविड को जो काजब का भाई भी है, तो वो जिंदा नहीं बचेगा। पर अंदर ही अंदर वो गिल्ट और डर के मजे में फंसा हुआ है। फिल्म के एंड के आसपास इनसाइड फिरोजा फाइनली बताता है कि काजब का असली मर्डर कैसे हुआ था, और इस बार सब कुछ गोल्डन के नजरिए से दिखाया जाता है, जो इस प्लान का एक बड़ा हिस्सा भी है। दरअसल डायमा एक ड्रग स्मगलर है। सबसे पहले काजब को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि फिरोजा गैंग उनके ड्रग्स पॉलर्ड लेने के रास्ते में बड़ी रुकावट बन रही थी। लेकिन डायमा को इस काम के लिए एक इनसाइडर चाहिए था, कोई ऐसा बंदा जो काजब और उसकी गैंग को अच्छी तरह से जानता हो। इसलिए उसने गोल्डन को कांटेक्ट किया, जो फिरोजा गैंग का सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फोर्सर था। गोल्डन के अंदर हमेशा से अपना खुद का ड्रग अंपायर बनाने का सपना था। डायमा का ऑफर सुनने का वो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन पावर और पैसा के लालच में उसने हाँ कर दी। फिर भी उसके दिल में इस फैसले से शांति नहीं थी। मर्डर वाली रात वो अंदर से परेशान और गिल्टी महसूस कर रहा था। सोच रहा था क्या वो सच में ये करना चाहता है या नहीं। उस रात गोल्डन का काम सिर्फ इतना था कि उसने काजब को आइडेंटिफाई करना था, जहाँ वो आने वाला था। बाहर डायमा के मास्क पहने लोग रेडी थे उसे मारने के लिए। जैसे ही गोल्डन ने काजब को देखा, उसके अंदर गिल्ट का तूफान चलने लगा और उसने झूठ बोल दिया कि ये वो नहीं है। लेकिन डायमा पहले से ही समझ गया था कि गोल्डन कुछ ऐसा करने वाला है। उसने अपने लोगों को वैसे ही अटैक करने का ऑर्डर दे दिया था। काजब को बहुत बुरी तरह से पीटा गया। वो जख्मी तो हो गया, पर अभी भी जिंदा था। तब गोल्डन आगे बढ़कर उसके पास गया और एक पिचफोर्क को उठाया। गोल्डन के गिल्ट से भरे दिमाग को लगा कि काजब ने उसे पहचान लिया है, मास्क के पीछे होने के बावजूद। इसलिए उसने सोचा अगर वो जिंदा बच गया तो सब कुछ सच पता चल जाएगा। और तब गोल्डन ने पिचफोर्क से काजब को मार दिया, अपने ही लीडर को अपने ही हाथों से। पिचफोर्क का इस्तेमाल भी एक सोची समझी चाल थी। प्लान परफेक्ट काम कर गया। सब लोगों ने मान लिया कि काजब को मोरक्को ने मारा और दोनों गैंग के बीच वार शुरू हो गई। डायमा अपने ड्रग बिजनेस को आराम से चलाता रहा, जबकि गोल्डन गिल्ट के बोझ के साथ जीता रहा। ये सब तब स्टार्ट होता है जब फिरोजा गैंग के लीडर काजब को मार दिया जाता है और इसकी जिम्मेदार एंटरमैन को समझा जाता है। उनकी गुस्सा और बढ़ गई जब मोरक्को काजब के फ्यूनरल पर आ गया। वहाँ काजब के दोस्तों, फैमिली और हजारों लोगों के अलावा पॉलर्ड को सबसे बड़ा फुटबॉल हॉलीजिन क्लब और क्रिमिनल गैंग्स भी आए हुए थे। सब अपनी रिवाइवरी साइड पर रखी थी। फ्यूनरल के बाद गोल्डन और डेविड ने मोरक्को और उनके लोगों का पीछा भी किया, लेकिन पुलिस यूनिट पहुंच गई और यहाँ तक कि आयरिश पुलिस भी इनमें इन्वॉल्व हो गई। गोल्डन ने मोरक्को को चर्च के बाहर ट्रैक किया, जहाँ वो अक्सर आता था। उसके साथ दो लोग थे और गोली चलने के बावजूद उनमें से कुछ मार गए। गोल्डन हमेशा से एम्बिशियस था। उसके अंदर गिल्ट था, लेकिन उससे भी ज्यादा ग्रीड बढ़ा हुआ था। एक दिन जब मोरक्को और उसके लोग उसे घर मारते हैं, तब गोल्डन उन्हें ऑफर देता है कि मिलकर काम करने आते हैं। पहले तो लगता है कि वो सिर्फ जान बचाने के लिए बोल रहा था, लेकिन असल में वो इस प्लान के पहले से ही सोच चुका था। गोल्डन चाहता था कि पैसा और पावर और मोरक्को का ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क उसके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। एयरलैंड और आसपास के
आइसलैंड में मोरक्को का काफी बड़ा नेटवर्क था। इसके बाद गोल्डन की लाइफ में एक लड़की आती है एली, जिससे वो दीवाना हो जाता है। इसके लिए वो कुछ भी बड़ा करना चाहता था, अपनी जिंदगी में एक नाम बनाना चाहता था। गोल्डन के घर में एक पेंटिंग होती है जिसमें एक आदमी अपनी रिफ्लेक्शन को प्यार से देख रहा होता है। ये पेंटिंग गोल्डन के अंदर के बदलाव को परफेक्टली दिखाती है, जैसे नैरोसिस अपनी डार्क रिफ्लेक्शन पे फिदा हो गया हो, वैसे ही गोल्डन भी अपने अंदर ही रूप से प्यार करने लगा था। एक ऐसा विजन जिससे वो ब्रदरहुड, लॉयल्टी या गिल्ट जैसी चीजें नहीं बचती, सिर्फ ग्रीड, एम्बिशियस और वॉयलेंस। लेकिन गोल्डन की ग्रीड यहाँ भी नहीं रुकती। वो मोरक्को को कन्विंस करता है कि हॉर्न और मैथ से ज्यादा प्रॉफिट कोकेन में है, इसलिए उन्हें कोकेन ट्रेड में एंटर करना चाहिए। मोरक्को पहले हेजिडेंट होता है, लेकिन गोल्डन के प्रेशर में आ जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आयरलैंड में कोकेन ट्रेड ऑलरेडी एक पावरफुल फंक्शन के कंट्रोल में होता है। आयरा के मॉडर्न सक्सेसर ये लोग बहुत डेंजरस और पुराने टेररिस्ट होते हैं, जिन्होंने अपना पूरा सिस्टम बना रखा होता है। जब उन्हें पता चलता है कि गोल्डन और मोरक्को उनकी तरफ बिजनेस चला रहे हैं, तो वो दोनों के खिलाफ हो जाते हैं। गोल्डन के लिए ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो जाती है, लेकिन वो एक चालाक डील करता है। वो आयरा के लोगों से कह देता है कि वो उनकी कोकेन पोलैंड और एशियन यूरोप में बिचवा सकता है। आयरन मान जाते हैं, लेकिन उस कंडीशन पे गोल्डन उन्हें एक बड़ा अमाउंट दे देता है और उसका फुल वैन कोकेन ले जाए। मोरक्को इस डील से डर जाता है और एक रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन गोल्डन खुद वो वैन पोलैंड तक ले जाता है। ये मूवी बहुत ही डेयरिंग होती है। पोलैंड पहुंच के गोल्डन सिक्योरिटी डायमा से मिलता है, जिससे उसने पहले बिजनेस कनेक्शन बनाई थी। वो आयरा को पूरा कोकेन डायमा को बेच देता है बिना मोरक्को को बताए। इस तरह गोल्डन सारा प्रॉफिट अपने पास रखता है और मोरक्को से हाथ कुछ नहीं आता। जब मोरक्को को पता चलता है कि गोल्डन ने उसे डबल क्रॉस कर दिया है, वो मजबूरन गोल्डन के घर और प्रॉपर्टी आइलैंड में बेचने लगता है ताकि कुछ पैसा रिकवर कर सके। डायमा गोल्डन को यूक्रेन में एक सेफ हाउस दिलवा देता है, जहां वो कुछ महीने छुपकर रह सकता है। लेकिन गिल्ट उसके अंदर फिर से उठता है। उसे लगता है कि जितना भी दौलत कमा ले, अपनी बेवकूफी, दोस्तों, खून भरी यादें उसे नहीं छोड़ेंगी। फिल्म के एंड में एक सिंबॉलिक सीन दिखाया जाता है। गोल्डन अपनी इमेजिनेशन में समुद्र के किनारे पर जंप करता है। ये उसकी पीस आफ्टर डेथ का सिंबल होता है, जैसे उसकी आत्मा फाइनली आजाद हो गई हो। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आप कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।